अजय गुनश के पास आकर उससे पूछता है क्या हुआ गुनश, तुम ठीक हो? गुनश उसे लड़ने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इस दलदल में कैसे धकेला, तुम सब कुछ जानते थे। काफ़ी देर दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। अजय कहता है तुम क्या चाहती थी, तुम तो खुद शादी करना चाहती थी, एहसानों का बदला चुकाना चाहती थी अपने भाई की वजह से। वो कहती है मेरी ज़िंदगी को तुमने तबाह कर दिया है, तुम सब कुछ जानते थे। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं एहसान का बदला चुकाने के लिए अपनी ज़िंदगी एक क्रिमिनल के साथ नहीं गुजार सकती। दूसरी तरफ नरमीन साहिबा उस्मान साहब से लड़ाई कर रही होती हैं। उस्मान साहब नरमीन साहिबा को गुस्से में थप्पड़ मारने लगते हैं। नरमीन साहिबा गुस्से में बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। पीछे से अचानक उस्मान साहब को हार्ट अटैक आ जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस तरह तमाम घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उस्मान साहब के पास। नरमीन साहिबा परेशान होकर पीछे देखने लग जाते हैं। उस्मान साहब बेहोश होने से पहले किनाली को कहते हैं किनाली मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ। इधर अजीज़ को अचानक कॉल आती है और गुनश पीछे मुड़कर कहती है क्या हुआ मेरे भाई को? तो कुछ नहीं हुआ। अजीज़ कहता है नहीं उस्मान साहब अस्पताल में है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि गुनश से चला नहीं जा रहा इस ड्रेस में, तो वो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है गोद में। गुनश कहती है मुझे छोड़ो। दिल कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन हमें टाइम पर पहुँचना होगा। इधर हाकी आयला से गुस्से में कह रहा होता है देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, हम मुझे सब कुछ सच्चाई बतानी होगी कि मैंने ये तुम्हारे कहने पर किया है। आयला कहती है क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या नहीं लगता कि मेहमत ऐसा नहीं कर सकता? मेहमत की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तुम क्या बोलोगे? हाकी ने कहा मैं सबको कह दूंगा कि मैंने झूठ बोला था, मेहमत की कोई गलती नहीं, किसी और आदमी का हाथ है। मैं किसी भी आदमी को पैसे देकर मना लूँगा कि वो मेहमत का इल्ज़ाम खुद पर ले ले। आयला कहती है पागल मत बनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। दूसरी तरफ तमाम घर वाले उस्मान साहब को लेकर अस्पताल में होते हैं और सभी परेशान होते हैं और डॉक्टर उनको लेकर आईसीयू में चले जाते हैं। इधर मेहमत परेशान होकर परी के पास आ जाता है। परी उसकी शादी की तस्वीर और वीडियोस देख रही थी जो कि फतोस ने लगाई हुई थी नेट पर। परी मेहमत से कहती है क्या हुआ, तुम शादी में नहीं गए क्या? मेहमत कुछ भी नहीं बोलता और किसी को कॉल पर कहता है कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा और परी के गले रखकर वहाँ से चला जाता है। इधर फतोस अस्पताल में अपनी माँ से लड़ाई कर रही होती है कि आपकी वजह से मेरे बाबा अस्पताल में है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। पीछे से गुनश और अदिल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गुनश और अदिल को इकट्ठे देखकर तमाम घर वाले एक हैरानी में थे कि ये दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। आयला मौका छोड़े बगैर यहाँ पर तंदी अंदाज में गुनश को कहती है तुम दोनों इकट्ठे कैसे आ गए हो? नरमीन साहिबा के कान भरने यहाँ पर आ जाती हैं। गुनश पूछती है कि अंकल कैसे हैं? घर वाले कहते हैं कि वो भी आईसीयू में है, उनका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है मुंह से, डॉक्टर्स ने अभी कुछ भी नहीं कहा। फिर अचानक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आकर सबको कहते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा खून निकलने की वजह से हम उनको संभाल नहीं पा रहे। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। नरमीन साहिबा कहती हैं किस किस्म की कंडीशन, मतलब किस किस्म का ऑपरेशन है? डॉक्टर बताते हैं कि उनको जो ट्यूमर था वो कैंसर बन चुका है और कैंसर बनकर पूरे जिस्म में फैल चुका है। अब सारे घर वालों के चेहरों पर हैरानी थी, यानी वो इस कैंसर के बारे में नहीं जानते थे, हत्ता कि अज़िल भी नहीं जानता था, वो भी हैरानी से खड़ा हुआ था। डॉक्टर ये कहकर आगे चले जाते हैं और फतोस रोने लग जाती है और अज़िल अपनी अम्मी आसिया को संभालने के लिए आगे आ जाता है। पीछे से किनाले साहब कहते हैं फतोस खुदा का वास्ता है पुरसुकून हो जाओ, लड़ाई मत करो यहाँ पर। इधर आयला हाकी के पास आकर तंदी अंदाज में कहती है देखो तो ज़रा गुनश और अज़िल इकट्ठे आए हैं। हाकी कहता है खुदा का वास्ता है अब तो चुप हो जाओ, इस सिचुएशन में भी तुम्हें बुराई करने की पड़ी हुई है। इधर गुनश किनाली साहब से पूछती है कि कितने अरसे से उनको कैंसर था। किनाली साहब ने कहा काफ़ी अरसे पहले हमें पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया हुआ था। इधर मिसेज नरमीन तंदी अंदाज में अदिल को कहती हैं कि तुम भी जानते थे ना कैंसर के बारे में? अदिल कहता है मैं कैंसर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन ये जानता था कि उनको कोई बीमारी है। नरमीन साहिबा कहती हैं तो तुम्हारा प्लान था ना कि उनके जाने के बाद सब कुछ हथियार लोगे, इसलिए तुम यहाँ पर आए। तो वो गुस्से से खड़ा रहता है, आगे बढ़कर नरमीन साहिबा के पास चला जाता है और कहता है नरमीन साहिबा ऐसा कहने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। पीछे से अम्मी आसिया कहती है मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं उस्मान की माँ हूँ। इधर महमद दोबारा रात को परी के पास आकर बैठा होता है, उसको अपने पास लेकर। पीछे से नरमीन साहिबा उनको कॉल करती हैं कि तुम्हारे बाबा अस्पताल में हैं, जल्दी पहुँचो। वो परेशानी में गुस्से से वहाँ से निकल जाता है।
अस्पताल पहुंचकर वो गुनश से बात करने के लिए उसकी तरफ आता है कि गुनश मुझे तुमसे बात करनी है। गुनश गुस्से से कहती है पीछे हट जो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यह सब कुछ देखकर अज़िल चैल्सी महसूस करता है और आगे आकर कहता है तुमने सुना नहीं, गुनश ने कहा है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो गुनश गुस्से से कहती है मैं सब कुछ संभाल लूँगी अज़िल, तुम्हें आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं। और महमद से कहती है कि ये शादी एक कागजी शादी है और ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मैं तुमसे अभी डिवोर्स ले रही हूँ और मैं एक वकील हूँ, तो ये सब कुछ जल्दी हो जाएगा। आगे से महमद कहता है खुदा के वास्ते गुनश ऐसा मत करो। गुनश कहती है मैं एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती। पीछे से किनारे सब कहते हैं महमद गुनश को परेशान मत करो। फिर गुनश वहाँ से गुस्से से खड़ी हो जाती है साइड पे जाकर। फिर महमद अज़िल को इशारा करता है कि आओ मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अज़िल कहता है ज़रूर, यानी तंज़िया अंदाज में, और उससे बात करने बाहर चला जाता है। इधर नरमीन साहिबा गुनश को कहती हैं तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए इस सिचुएशन में। तुमने कसम खाई थी शादी के वक्त के तुम हर दुख और सुख में इसका साथ दोगी, तो तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, उसको परेशान कर रही हो। गुनश कहती खुदा के वास्ते आपको इस हालत में भी उसकी पड़ी हुई है। मैं क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती और मैं अब उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। ये कहकर वो यहाँ से गुस्से से चली जाती है। इधर साधु किनारे साहब को कॉल करता है कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। किनारे साहब कहते हैं कि हम उस्मान साहब को लेकर अस्पताल आए हुए हैं, हम बाद में बात करेंगे। फिर हाँ, साधु साहब अपने साथियों को कहते हैं देखो साथियों मैं बाहर आ गया। और हवा के पास जाकर कहते हैं शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो, मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ तुम्हारे पास। इधर महमद अज़िल से लड़ाई कर रहा था कि तुमने सब कुछ बताया है। अज़िल कहता है अगर मुझे तो कुछ बताना होता तो मैं शादी तक इंतज़ार ना करता। पीछे से किनारे साहब आकर कहते हैं हिदायत साहब ने सब कुछ बताया था तुम्हारे बाबा को। तो वह हैरानी से खड़ा होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अज़िल तंज़िया अंदाज में इशारा करके कहता है ऐसा ही है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम से बाहर आकर कहते हैं खुदा का शुक्र है कि हमने कैंसर को निकाल दिया है, अब वो ठीक है। अब सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। और नरमीन साहबा कहती है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप सब लोग घर जा सकते हैं। आसिफ साहबा कहती है वो मेरा बेटा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अदिल कहता है मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। और गुनश भी कहती है मैं भी यहाँ पर रुकूँगी। आगे से नरमीन साहबा गुस्से से खड़ी हो जाती हैं। इधर आयला हाकी से कहती है कि अगर मैं तुम्हें न रोकती तो तुम सब कुछ तबाह कर देते। अल्लाह का वास्ता है अपने होश व हवास में रहो, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाकी कहता है तुम इतनी चलाक और बुरी कैसे हो सकती हो। आयला कहती है तुम्हें अपना हक लेने के लिए महमद के अलावा अज़िल को भी रास्ते से हटाना होगा। आई बात समझ। इधर बाकी पार्टियों के आदमी बैठकर मशवरा कर रहे होते हैं कि उस्मान साहब की जगह आप किसको बिठाया जाए, क्योंकि उनका बेटा तो गद्दार है और उस्मान साहब अस्पताल में है। तो ज़िया साहब अचानक बोलते हैं कि हमें महमद के खिलाफ कोई फैसला करना होगा। इधर संसार महमद के पास आकर कहता है भाई अच्छी खबर नहीं है। महमद कहता है क्या हुआ। संसार कहता है पार्टी ने आपके खिलाफ फैसला करने का सोचा है। महमद कहता है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे नीचे गिरा सके, मैं महमद मचा रही हूँ। सबसे पहले हिदायत को सबक सिखाना होगा जिसने मेरी शिकायत की, फिर ज़िया की बारी है। इधर अदिल और दुरसुन अम्मी आसिया के साथ बैठे बातें कर रहे होती हैं। अदिल कहता है मुझे लगता है आप अपने बेटे के बारे में ज़्यादा परेशान हो रही हैं, वो अब ठीक हैं। तो अम्मी आसिया कहती हैं जब तुम बाप बनोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो मुस्कुराने लग जाता है। अब आते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर गुनश अपने भाई के साथ बैठी होती है। यूनुस कहता है आप भी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा महमद भाई ऐसा कर सकते हैं। गुनश कहती है मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन तो फिक्र मत करो, उस्मान अंकल उठेंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। यूनुस कहते हैं अभी आपको उनसे बात करनी चाहिए, एक बार आपको महमद भाई से बात करके उनकी बात सुननी चाहिए। गुनश कहती तुम फिक्र मत करो, रात हो चुकी है, तुम जाकर सो, मैं दोबारा उदास नहीं होना चाहती उससे बात करके, उस्मान अंकल सब संभाल लेंगे। फिर यूनुस वहाँ से चला जाता है और महमद की कॉल आती है। गुनश कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे कॉल करने की। महमद कहता है मैं सबको ठीक कर दूंगा, तो फिक्र मत करो, हमें डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुनश कहती खुदा के वास्ते मुझे दोबारा कॉल मत करना, तुमने मेरी ज़िंदगी पहले तबाह कर चुकी है। कॉल बंद कर देती है। फिर महमद के मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है गुनश मेरी जान तुम मेरे बीवी हो, तुम ऐसे सब कुछ खत्म नहीं कर सकती। क्या मतलब, हम ऐसे अलग हो जाएंगे, मुझ पर भरोसा करो। फिर वो जवाब दिए बगैर मोबाइल साइड पर रख देती है। इधर अम्मी आसिया अज़िल से कहती है कि तुम्हें सब कुछ पहले पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं। अज़िल कहता है वो अपनी मर्जी से शादी कर रही थी अपना कर्ज चुकाने के लिए, यानी भाई का एहसान, तो मैं कैसे बता देता। तो अम्मी आसिया कहती है अच्छा ठीक है, दोबारा मत शुरू करो ये सब, तुमने मुझे दुश्मन को यहाँ पर क्यों बुलाया है। अज़िल कहता है मैं 3 दिनों के लिए राइस जा रहा हूँ किसी काम की वजह से, बस ये बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया था।
आप लोगों को इधर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग भी मेरे साथ चले गए तो गुनेश अकेली पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता वो अकेली पड़े है। तरह मैं बातें करते करते वहाँ पर बैठ जाता है। अम्मी आसिया कहती हैं तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ही हूँ। इधर मेहमद परेशान होकर परी के घर आ जाता है, जवाब दिए बगैर अंदर चला जाता है। परी परेशान होकर देखती रह जाती है। इधर अजीज कॉन्ट्रैक्ट के कागजात देख रहा होता है, जिस सिलसिले में उसे 3 दिन राइज जाना था, और गुनेश की बातें सोचता है जो वो और गुनेश इकट्ठे किया करते थे। गुनेश कह रही थी कि तुम मुझे हंसाते हो, काश यहाँ पर एक और दुनिया होती और वो सब। दूसरी तरफ नरमीन साहिबा सोच रही होती है काश मैं ये सब कुछ ना बोलती और उनके साथ ये सब कुछ ना होता। और इधर नरमीन साहिबा परेशान थी और दूसरी तरफ आसिया साहिबा नमाज पढ़ के दुआ कर रही थी अपने बेटे के लिए। नरमीन साहिबा इधर सो गई होती हैं थक कर। ऊपर से आसिया अम्मी आकर कहती हैं बेटी उठो, तुम तो यहाँ पर सो गई थी। वो उठकर कहती है उस्मान की तबीयत अब कैसी है। पीछे से उनकी बेटी फैतोस आकर लड़ने लग जाती है। बाबा इस हालत में आपकी वजह से है अम्मी, अगर उनको कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। पीछे से डॉक्टर आकर कहते हैं फिक्र मत करें, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, हमने उन्हें आईसीयू से निकाल कर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप फिक्र मत करें। उस सब घर वाले खुश हो जाते हैं। गुनेश की गले लगकर फैतोस रोने लग जाती है। गुनेश कहती है फिक्र मत करो, अंकल ठीक हो जाएंगे। इधर अजील गुनेश को मोहब्बत की निगाहों से देखने लग जाता है और गुनेश भी। और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अजील कहता है देखा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अम्मी आसिया कहती है हाँ मैंने देख लिया, लेकिन मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ जाकर। अजील कहता है फिक्र मत करें, आप देख लेंगे, लेकिन अब मुझे जाना होगा, आप यहाँ पर रुकें, सब कुछ आपके हवाले कर जा रहा हूँ आपकी दुआओं के साथ। गुनेश को देखने लग जाता है। फिर दूसरों के कान में कहता है हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी भाई, फिक्र मत करो। और वहाँ से गुनेश को देखते हुए चला जाता है। फिर गुनेश उठकर अदिल के पीछे भाग कर जाती है और कहती है अदिल यहाँ से मत जाओ। और उस पास जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है, कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रुको, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाओ। काफ़ी देर वो दोनों ऐसे खड़े रहते हैं। गुनेश को पता चलता है कि ये तो एक ख्वाब था और अदिल वहाँ से पहले ही जा चुका था। गुनेश के पहुँचने से पहले और अकेली खड़ी होकर रोने लग जाती है। इधर मेहमद परी के साथ था। फिर पीछे से आयला की कॉल आ जाती है, कहती है मेहमद बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे अंकल हाकी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, डिनर पर मिलो हमारे साथ और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। अदिल भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। यानी वो इसकी खुशामद कर रही थी अपना मतलब निकालने के लिए। ठीक है फिर मिलेंगे डिनर पर, तुम्हारे बाबा की तबीयत भी ठीक हो चुकी है, ठीक है। फिर मेहमद संसार को कॉल करता है कि कार तैयार करो, मुझे अभी जाना होगा कहीं, और वहाँ से चला जाता है। इधर गुनेश वाशरूम में हाथ मुँह धो रही होती है। पीछे से नरमीन साहब आकर कहती हैं कि मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी, तुम मेरे बेटे को छोड़ने वाली हो। गुनेश ने कहा आज मैंने ऊंची बात में बोला तो है कि मैं ऐसे डिवोर्स ले रही हूँ और आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। नरमीन साहबा कहती हैं क्या तुमने देखा नहीं मेरा बेटा तुम्हें कितना पसंद करता है, फिर भी ऐसा कर रही हो। गुनेश ने कहा ये उसकी अपनी गलती है, आप अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालने में इतनी मसरूफ थी कि आपने देखा ही नहीं मेहमद कर क्या रहा है। और अब जाइए अज़िल को फंसा दीजिए अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए और दिखा दीजिए हमारी फ़ोटोज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप और आपके बेटे से आए समझ। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर मेहमद संसार के पास आकर कहता है कि हमें साधु से मिलने जाना होगा, वो जेल से बाहर आ चुका है, हमें उससे बात करनी होगी कि उसने अज़िल के खिलाफ जो कार्रवाई थी वो क्यों रुकवा दी है। इधर दुर्सन फैतोस के साथ मिलकर कॉफ़ी ले रहा था, तमाम घर वालों के लिए बैठकर खाना खा रहे थे। फैतोस कहती है रुको मैं ट्रे ले जाती हूँ। दुर्सन कहता है तुम जाओ मैं पैसे दे दूँगा। वो वहाँ पर सब घर वालों के साथ आकर बैठ जाते हैं। आयला कहती है देखा बहन तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। नरमीन साहबा कहती है तुम क्या मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त, अपने काम से काम रखो। साथ दूसरी मेज़ पर अम्मी आसिया, दुर्सन और गुनेश बैठे बातें कर रहे होते हैं। अम्मी आसिया बताती हैं कि पता नहीं अब अज़िल कहाँ चला गया है, क्योंकि हमने तो अपनी सारी कश्तियाँ बेच दी थी उस कश्ती के जलने के बाद और हम यहाँ पर आ गए। गुनेश कहती हैं कि आप वाकई नहीं जानती कि वो कहाँ गया है। अम्मी ऐसे कहती है नहीं मुझे नहीं पता। फिर दुर्सन गुनेश की तरफ देखकर कहता है कि पहले वो इजिप्ट जाएगा, फिर रेड सी जाएगा और फिर साउथ अमेरिका। और गुनेश हैरानी से देखने लग जाती है। गुनेश कहती है तुम उसके साथ क्यों नहीं गए, अदिल अकेला क्यों गया है। दुर्सन कहता है क्योंकि वो अकेला जाना चाहता था, वो अपनी मर्जी का मालिक है। गुनेश कहती है अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो सारी मर्जियाँ अकेला करने लग गया। दुर्सन कहता है वो हमेशा से ऐसा ही है और सब कुछ अकेले कर सकता है, फिक्र मत करो। अम्मी आसिया कहती है मेरा बेटा अदिल बहुत ज़िद्दी है, वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने फैसले खुद करता है।
पीछे से किनारी साहब आकर कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि वो उनकी अब तबीयत ठीक है और आप सब अंकल से मिल सकते हैं। और सारे घर वाले उठकर अंकल से मिलने चले जाते हैं। और इधर अम्मी हंसी से आकर किनारी साहब कहते हैं आप भी चलें। फिर गुनश और सारे घर वाले अंकल से मिलने वहाँ से चले जाते हैं।